हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के सेंटर फॉर रिसर्च के पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल पीएचडी ब्रोशर से ली गई है और हम हर चीज़ को जैसी वो डॉक्यूमेंट्स में दी गई है उसी ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। अगर आप अन्ना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक देखिए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप अपने सवाल कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एलिजिबिलिटी की। पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या कोई और क्वालिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी ने उस फील्ड ऑफ स्टडी में इक्विवेलेंट मानी हो। स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पीएचडी रेगुलेशन 2025 के क्लॉज 2 में दी गई हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए या 10 पॉइंट स्केल पर 5.5 सीजीपीए होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एससी और एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं जिनका डिसेबिलिटी स्कोर 40% से ज़्यादा है तो आपके लिए मिनिमम 50% मार्क्स और 5.0 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। पीएचडी डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास एमई और एमटेक और एम फार्म और एमएस बाय रिसर्च की डिग्री रेलेवेंट ब्रांच में होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए एमएससी और एमएस बाय रिसर्च इन द रेलेवेंट ब्रांच ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ और एमसीए और एमए इन इंग्लिश और कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन और मीडिया आर्ट्स होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री इन मैनेजमेंट साइंसेज के लिए एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम द्वारा अवॉर्डेड हो और एमएस बाय रिसर्च इन मैनेजमेंट साइंसेज और सीए या आईसीडब्ल्यूओ की डिग्री होनी चाहिए। और पीएचडी डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए एमआर्क और एम प्लान और एमएस बाय रिसर्च इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की डिग्री रिक्वायर्ड है। एक इंपॉर्टेंट नोट यह है कि कैंडिडेट्स को डिजायर्ड क्वालिफिकेशन 10th एचएससी और डिप्लोमा और फिर यूजी और पीजी डिग्री के ऑर्डर ऑफ स्टडीज में ही एक्वायर करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि पीजी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जो डिस्टेंस मोड या वीकेंड मोड या वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू ली गए हो वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम कैटेगरीज की। पीएचडी प्रोग्राम की 2 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम। जो कैंडिडेट्स ऊपर बताए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी सीरियल नंबर 1 और 2 को सेटिस्फाई करते हैं वो दोनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम में कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और कॉलेजेस अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं वहां रिसर्च वर्क करना होगा और वर्किंग आवर्स के दौरान करिकुलर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल रहना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के सिलेक्शन क्राइटेरिया को क्लियर करते हैं और स्टेट/सेंट्रल और क्वाजी गवर्नमेंट और फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर या इन्वेस्टिगेटर के सुपरविजनशिप के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये सुपरवाइजर रेगुलर टीचिंग फैकल्टी होने चाहिए और यूनिवर्सिटी के रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर भी। स्कॉलर को प्रोजेक्ट में कम से कम 2 साल के लिए अपॉइंटेड होना चाहिए और डिफरेंट स्पेल्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्ट एम्प्लॉयमेंट्स अलाउड नहीं है। डिपार्टमेंट और सेंटर जहां प्रोजेक्ट हो रहा है वो यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइज रिसर्च सेंटर होना चाहिए और वही एप्लीकेंट का वर्किंग प्लेस भी होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट में है और फुल टाइम स्टडी करना चाहता है तो उसे अपने एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर्ड होना पड़ेगा और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम के लिए लीव लेनी पड़ेगी और रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए फॉर्मली रिलीव होना पड़ेगा। वो कैंडिडेट्स जो एआईसीटीई के क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी क्यूआईपी के अंडर स्पॉन्सर्ड हैं वो सिर्फ फुल टाइम कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एआईसीटीई गाइडलाइंस में नोटिफाई किए गए स्पेशलाइजेशंस में। इसी तरह से नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोग्राम्स में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी द्वारा सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स रेगुलेशंस के अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करके फुल टाइम कैटेगरी में रेस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उनकी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट द्वारा एक्सचेंज प्रोग्राम पर स्पॉन्सर्ड हैं वो भी रेगुलेशंस के अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करके फुल टाइम कैटेगरी में रेस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम स्कॉलर्स को हर वर्किंग डे पर रिसर्च की जगह अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करना जरूरी है।
पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं। पार्ट टाइम इंटरनल स्कॉलर्स में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के फुल टाइम टीचिंग फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के रेगुलर टीचिंग फैकल्टी शामिल हैं। पार्ट टाइम एक्सटर्नल स्कॉलर्स में यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस और सेल्फ फाइनेंसिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जो तमिलनाडु के अंदर हैं, उनके टीचिंग फैकल्टी शामिल हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स और R&D डिपार्टमेंट्स और नेशनल लेबोरेटरीज और यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट और क्वाजी गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और कोई और रिसर्च लेबोरेटरीज जो तमिलनाडु के अंदर हैं, वहां काम कर रहे हैं। दूसरे स्टेट्स ऑफ इंडिया के रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स भी पार्ट टाइम कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस और सभी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयर से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एनक्लोज करना होगा। साथ ही स्कॉलर का प्लेस ऑफ रिसर्च जो क्लॉजेज 3.2.1 और 3.2.2 में मेंशन्ड है, वो सुपरवाइजर का वर्किंग प्लेस होना चाहिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अन्ना यूनिवर्सिटी पीएचडी रेगुलेशन 2025 को रेफर करें। आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की तरफ। पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर करने के इच्छुक कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अवेलेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सारी रेलेवेंट डिटेल्स फिल करके सुपरवाइजर के अप्रूवल के साथ नोटिफिकेशन में दी गई ड्यू डेट से पहले ऑनलाइन सबमिट करना होगा। अधूरे एप्लीकेशंस और गलत इन्फॉर्मेशन वाले एप्लीकेशंस बिना किसी इंटीमेशन के तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सेंटर फॉर रिसर्च एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अनुसार एप्लीकेशंस को स्क्रीन करेगा और सेंटर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट करेगा। रिटन टेस्ट का सिलेबस सेंटर फॉर रिसर्च वेबसाइट पर दिया गया है। इस टेस्ट में 25% रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी पार्ट 1 और 75% कोर सब्जेक्ट यानी पार्ट 2 जो कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है शामिल होगा। रिटन टेस्ट की ड्यूरेशन 2 घंटे होगी। इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स प्राप्त करने होंगे। पीएचडी एडमिशन के लिए फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट के मार्क्स 70% और इंटरव्यू के मार्क्स 30% के ओवरऑल स्कोर पर बेस्ड होगा। सिलेक्टेड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। SC और ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनका डिसेबिलिटी स्कोर 40% से ज़्यादा है, उन कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। जिन कैंडिडेट्स के पास वैलिड गेट स्कोर है और जिन्होंने नेट जैसे नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हैं, उन्हें रिटन एग्जामिनेशन से छूट मिलेगी, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन की जगह उनके नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में प्राप्त किए गए मार्क्स को यूज किया जाएगा। अब डिस्कस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। मिनिमम ड्यूरेशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और एग्रीकल्चर और मेडिसिन के लिए फुल टाइम में 2 साल और पार्ट टाइम में 3 साल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए मिनिमम ड्यूरेशन फुल टाइम में 3 साल और पार्ट टाइम में 4 साल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल है। मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वालों के लिए मिनिमम ड्यूरेशन फुल टाइम में 2 साल और पार्ट टाइम में 3 साल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल है। और मैनेजमेंट में साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ क्वालिफिकेशन वालों के लिए मिनिमम ड्यूरेशन फुल टाइम में 3 साल और पार्ट टाइम में 4 साल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल है। आगे है डिटेल्स ऑफ फीस टू बी पेड। सबसे पहले वन टाइम नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये प्लस GST 18% है। तमिलनाडु SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये प्लस GST 18% है और अदर स्टेट SC और ST कैंडिडेट्स के लिए भी 1000 रुपये प्लस GST 18% है। रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट मोड सिर्फ ऑनलाइन है। एडमिशन के समय फी स्ट्रक्चर इस तरह है। वन टाइम फी में एडमिशन फी 3000 रुपये और रेगुलेशंस बुक 500 रुपये है, टोटल 3500 रुपये। रिफंडेबल डिपॉजिट में कॉशन डिपॉजिट 10,000 रुपये है, जिसका टोटल 10,000 रुपये होता है। पेएबल एवरी सेमेस्टर में एनरोलमेंट फी 1000 रुपये, ट्यूशन फी 1500 रुपये, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फी 500 रुपये, डेवलपमेंट फी 2000 रुपये और रिसर्च कोऑर्डिनेशन फी 12000 रुपये है, जिसका टोटल 17000 रुपये है। इस तरह ग्रैंड टोटल 30,500 रुपये है। ट्यूशन फी में छूट किसको मिलेगी ये भी जान लीजिए। तमिलनाडु स्टेट SC और ST कैंडिडेट्स को फुल टाइम PhD प्रोग्राम के लिए ट्यूशन फी में छूट है और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसमें डिसेबिलिटी स्कोर 40% से ज़्यादा हो, सबमिशन पर ट्यूशन फी एग्जेम्पशन मिलेगा। एक नोट ये भी है
कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, रीजनल कैंपसेस, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के परमानेंट और टेम्पररी बेसिस पर काम करने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के लिए पेएबल एवरी सेमेस्टर यानी पार्ट 3 में दी गई फीस में 50% फी कंसेशन लागू है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की फोर्थकमिंग फाइनेंस कमेटी और सिंडिकेट के अप्रूवल पर निर्भर करता है। सेमेस्टर फीस जैसा कि ऊपर पार्ट 3 में दिखाया गया है, थीसिस सबमिशन तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाने पर पे करना होगा। एक बार फीस पे करने के बाद वो नॉन रिफंडेबल होगी। आखिरी सेक्शन है अटेंशन टू द कैंडिडेट्स एंड सुपरवाइजर्स। पार्ट टाइम मोड कैटेगरी के अंडर एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अवेलेबल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी सबमिट करना होगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर्स और रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट्स को ही चुनें। तमिलनाडु के अंदर स्थित रिकॉग्नाइज्ड नेशनलाइज्ड लैबोरेटरीज में काम करने वाले सुपरवाइजर्स भी सुपरवाइजर के रूप में फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस से एक रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर का जॉइंट सुपरवाइजर के रूप में होना मैंडेटरी है, ताकि वो स्कॉलर की एडमिनिस्ट्रेटिव और रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रख सकें। एक सुपरवाइजर अपने अंडर नए स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन तब तक एंटरटेन कर सकता है जब तक उसकी एज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए 58 साल तक और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए 63 साल तक हो। यूजीसी रेगुलेशंस 2022 के अनुसार एक सुपरवाइजर और जॉइंट सुपरवाइजर के अंडर किसी भी समय गाइडेंस के लिए स्कॉलर्स की मैक्सिमम पर्समेबल संख्या उनकी डेजिग्नेशन पर निर्भर करती है। प्रोफेसर के लिए 8, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 स्कॉलर्स। और ये भी ध्यान रहे कि किसी भी एक सेशन में एक सुपरवाइजर के साथ मैक्सिमम 4 कैंडिडेट्स को ही रजिस्टर करने की अनुमति होगी। स्कॉलर्स को यूनिवर्सिटी के पीएचडी रेगुलेशंस 2025 द्वारा गवर्न किया जाएगा। आखिरी नोट यह है कि कैंडिडेट्स को सुपरवाइजर एक रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च डिपार्टमेंट से ही चूज करना चाहिए। रिसर्च डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर रिकॉग्निशन की जांच सेंटर फॉर रिसर्च वेबसाइट, सेंटर फॉर एफिलिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस और रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट पर करनी चाहिए। अगर डिटेल्स में कोई मिसमैच हो तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सेंटर फॉर रिसर्च को इसकी जानकारी देनी चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट के रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर की सहमति के बिना कैंडिडेट का एप्लीकेशन बिना किसी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीजी डिग्री प्राप्त की है, उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी एआईयू से कोर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा और इसे एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी के साथ सेंटर फॉर रिसर्च में सबमिट करना होगा। पार्ट टाइम मोड कैटेगरी के अंडर एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अवेलेबल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी सबमिट करना होगा। तो ये थे अन्ना यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस की सारी डिटेल्स जैसा कि ऑफिशियल ब्रोशर में दी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट। अन्ना यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही सबमिट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ज़रूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आदि को रेडी रखें। ये ध्यान रहे कि एप्लीकेशन फ़ीस एक बार पे होने पर नॉन रिफंडेबल होगी। अगर फीस पेमेंट के बाद रिसीट जनरेट नहीं होती है और अमाउंट आपके अकाउंट से कट चुका है तो कृपया 24 घंटे तक वेट करें और फिर रिसीट जनरेट करने की कोशिश करें। अगर प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो ऑफिस ऑफ सेंटर फॉर रिसर्च से कॉन्टैक्ट करें और डबल पेमेंट बिल्कुल ना करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं। आपको अपनी रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज 140 बाय 160 सेंटीमीटर और फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और साइज 50 केबी से कम होना चाहिए। अपनी स्कैन पीजी कंसोलिडेटेड मार्कशीट और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स को सिंगल फाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें जिसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। इसी तरह अपनी स्कैन पीजी डिग्री सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो उसे भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें जिसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। जब आप सारी डिटेल्स भर लें तो एप्लीकेशन का प्रीव्यू ज़रूर चेक करें। एक बार जब आप कंफर्म कर लें कि सारी डिटेल्स जैसे कि पर्सनल, एकेडमिक, एड्रेस, एक्सपीरियंस और सुपरवाइजर डिटेल्स आदि बिल्कुल सही हैं, तभी अपने सुपरवाइजर से अप्रूवल लें। सुपरवाइजर को ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूव करने से पहले कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना ज़रूरी है। ध्यान रहे, सुपरवाइजर का अप्रूवल मिलने के बाद स्कॉलर को किसी भी डिटेल को एडिट करने की अनुमति नहीं होगी। सुपरवाइजर के अप्रूवल के बाद ही एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। सबमिशन के बाद 9 डिजिट रेफरेंस नंबर को जरूर नोट कर लें, ये आगे के करस्पॉन्डेंस के लिए काम आएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने और एप्लीकेशन का पीडीएफ फॉर्म जनरेट करने के लिए कैंडिडेट को एप्लीकेशन फी ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। फॉर्म भरते समय पेज को रिफ्रेश और रिलोड ना करें
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, PDF प्रिंटआउट में जो डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है उसमें किसी भी तरह का मैनुअल करेक्शन और स्ट्राइकिंग ऑफ और ओवरराइटिंग करने से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लें और हार्ड कॉपी 8/11/2025 को या उससे पहले द डायरेक्टर, सेंटर फॉर रिसर्च, अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई 600025 पर सबमिट करें। आखिरी डेट और समय के बाद मिली कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और इस पर कोई करस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। जनरल एडमिशन क्वेरीज के लिए ऑफिस से 04422357354 और 7361 पर कॉन्टैक्ट करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेरीज के लिए अपनी यूनिक 9 डिजिट रेफरेंस नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का जिक्र करते हुए cfradmissions@gmail.com पर ईमेल भेजें। लास्ट डेट पर नेटवर्क और कनेक्टिविटी इश्यूज से बचने के लिए जल्दी अप्लाई करें। इसके बाद वेबसाइट पर स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन का जिक्र है।